नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी भारत। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अपने 5वें और अंतिम दिन खत्म हो गया है, लेकिन सियासी टकराव पूरे दिन सदन में हावी रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर जमकर हमलावर नजर आए। जहां बसपा विधायक सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिनाते रहे, वही कांग्रेस विधायकों ने शिक्षा व्यवस्था, फंड वितरण और प्रशासनिक कामकाज को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रताप ग्रेवाल ने कहा कि वे मानते हैं कि प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन बसपा इन्हें बड़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस विकास कार्यों का मजाक नहीं उड़ा रही है, बल्कि जनता को वास्तविक स्थिति बता रही है। इसी पर जवाब देते हुए बसपा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कहा कि बसपा सरकार का लक्ष्य एक सशक्त और सक्षम मध्य प्रदेश बनाना है और कांग्रेस अपने ही कार्यकाल की कमजोरियों को भूल रही है। शिक्षा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार की कड़ी घेराबंदी की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या 60% तक कम हो गई है। बजट बढ़ने के बावजूद हालत लगातार बिगड़ रहे हैं और सदरपुर क्षेत्र में कई स्कूल बिना भवन या संसाधनों से चल रहे हैं। फंड वितरण की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे। विपक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक सिस्टम से भेजी गई राशि कई महिला संगठनों तक पूरी नहीं पहुंच पाई। इसी बीच बसपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता सिर्फ राहुल और प्रियंका है। उन्हें भगवान राम और महादेव से कोई लेना देना नहीं। सत्र के अंतिम दिन एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिला, जहां गांधी प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन करना कांग्रेस की परंपरा रही है और इस बार बसपा विधायक भी पहुंच गए और विकास भी और विरासत भी का नारा लगाते हुए सरकार के 2 वर्षों की उपलब्धियां जनता के सामने रखी और सत्र तो खत्म हो गया, लेकिन राजनीतिक गर्माहट अभी भी बरकरार है। संकेत साफ है, प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में और तेज होगी। अभी और ये आईडी तो नीचे कर लो यार। वंदे विकास भी विरासत भी। विकास किया है, विकास करेंगे। 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। विकास में हम बना रहे। बीमारों के इलाज 5 लाख के आयुष्मान कार्ड के माध्यम से हम कर रहे हैं। नए नए मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, नए नए स्कूल खोल रहे हैं, नए नए फैक्ट्रियाँ तैयार है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद, महाकाल कॉरिडोर तैयार है। ओरछा में राजा राम का दरबार भी तैयार हो रहा है। कांग्रेस को ना महाकाल भा रहा है, ना राजा राम भा रहा है। कांग्रेस को तो केवल सोनिया और राहुल भाते हैं। इसलिए कांग्रेस यहाँ कभी राक्षस का रूप बनाकर आती है, कभी ताड़का का रूप बनाकर आती है, कभी बंदर का रूप बनाकर आती है, कभी हाथ में उस्तरा लाती है। अरे कांग्रेसियों, हाथ में उस्तरा लाना बंद करो। हो सके तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लो, गांधी जी के राम राज की कल्पना लो। इसको लेकर मोदी जी के साथ और मोहन यादव जी के साथ हो लो। देश और प्रदेश प्रगति करेगा। मध्य प्रदेश और देश के चेहरे पर सूरज चमकेगा। विकास की रोशनी हर घर तक पहुंचेगी। बीजेपी विधायकों की सबसे ज्यादा सवाल है। हमने निश्चित रूप से जो विकास कार्य किए हैं
लेकिन सदन में जो कांग्रेस के द्वारा एक हास्यास्पद स्थिति बनाई जाती है, आम जनता को गुमराह करने की कोशिश की जाती है और ये कहने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ कर नहीं रही, जबकि काम दिखाई दे रहे हैं। इन विगत 2 वर्षों में जिस तेजी के साथ में कार्य हुए हैं, औद्योगिक निवेश हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में बढ़ा है, औद्योगिक कार्य निश्चित रूप से हमारे मध्य प्रदेश में बढ़ा है, क्योंकि विगत वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो मध्य प्रदेश की दुर्दशा थी, मध्य प्रदेश का बंटा ढार हो गया था, मध्य प्रदेश समाप्त हो गया था, उस दुर्दशा को सुधारते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी ढांचा तैयार किया और उसी के कारण आज औद्योगिक घराने और निवेश के कई प्रस्ताव आ रहे हैं, कई उद्योग धंधे प्रारंभ हुए, लोगों को रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान देते हुए अनेक मेडिकल कॉलेज प्रारंभ हुए हैं, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तकनीक शिक्षा को लेकर के, सड़क बनाने के कार्य को लेकर के, ब्रिज बनाने के कार्य को लेकर के कोई भी तो कार्य नहीं छोड़ा जा रहा है जिससे आम जनता की कठिनाइयों का निराकरण किया जा सके, सारे कार्य किए जा रहे हैं। 5 दिन के सत्र में जो कांग्रेस ने जो विरोध प्रदर्शन दिखाया, उसका आप क्या मानेंगे? विरोध तो सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता, हम विधायक, हमारे मंत्रिमंडल, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सकारात्मक लेते हैं, क्योंकि कई बार भी विरोध में सुझाव निकल करके आ जाते हैं, उनका भी मार्गदर्शन मिल जाता है, उनका सम्मान है। लेकिन जो हुआ है उस सच्चाई को अगर वो जुटलाएंगे, जो किया है वो अगर उनको दिखाई नहीं देगा, तो उस सच्चाई को बताने के लिए उस जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा कांग्रेस के लोगों को, वो दिखाने के लिए आज तथ्य बताकर हम कह रहे हैं कि विकास किया है, विकास करेंगे। रोजगार और किसानों की समस्या को लेकर रोजगार के अवसर निजी क्षेत्रों में भी लगातार बढ़वाए जा रहे हैं और शासकीय नौकरियां भी लगातार दी जा रही है, पुलिस विभाग में अभी भर्ती की जा रही है, लगातार लोगों की शिक्षा विभाग में देने की जाती है, फिर उस पर विचार किया जा रहा है, तो भी शासकीय तौर पर भी नौकरियां की व्यवस्था की जा रही है, निजी तौर पर भी नौकरियों की व्यवस्था की जा रही है, तो वो लगातार किया जा रहा हो रहा है। किसानों को लेकर किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रारंभ से खड़ी है। किसानों के हित में, खेती के संवर्धन में, किसानों की दुगनी आय करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीति और योजना बनाई है, वो विगत वर्षों में नहीं बनी। अभी जो अतिवृष्टि हुई, अभी जो लगातार बारिश हुई, अभी पीला मोजक के कारण जो फसलें नष्ट हुई, उसमें भी क्षतिपूर्ति की राशि दिए जाने के साथ साथ, पीला मोजक की राशि दिए जाने के साथ साथ में बीमा की राशि उन्हें त्वरित तत्काल मिल जाए, वह दिए जाने के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हें किसान मेले को तत्काल राहत दी और किसानों के साथ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है। जैसे आंदोलन की बात करें, अभी 2 दिन पहले आंदोलन हुआ, उस आंदोलन को फिर कैसे देखेंगे? कहीं हो सकता है कि कहीं प्रशासनिक लापरवाही हुई हो, कहीं हो सकता है कि अधिकारीगणों के द्वारा लापरवाही की गई हो, कहीं हो सकता है कि कहीं स्थानीय किसी कर्मचारी के द्वारा दुर्व्यवहार या कहीं न कहीं लापरवाही की गई हो, और उसके ऊपर भी लगातार एक्शन लिया जा रहा है, उन कर्मियों को भी दूर किया जा रहा है। अंतिम सवाल मेरा, इस सब चीज को लेकर सरकार काम कर रही है, प्रशासन अच्छा काम कर रहा है, इस 5 दिन के सत्र में चंदन का पेड़ काटा है, 2 दिन पहले आपने भी अब इसको क्या देखेंगे? क्या इस सिस्टम को फेल मानेंगे? मैंने जैसा आपसे कहा, हो सकता है कि संबंधित अगर लापरवाही करता है और उस लापरवाही के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो जाती, कई दर्दनाक स्थितियाँ भी हो जाती है। ये बात असामान्य जरूर है, लेकिन सामान्य भी है। किसी की लापरवाही की वजह से हुआ है, वो संज्ञान में आया है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, पूरा बजट कर रखा गया, किस तरीके से आप लोग देखते हैं और क्या? मेरा जो विधानसभा का जो प्रश्न के उत्तर में जो शिक्षा को लेकर 1 से 12 तक के स्कूलों को लेकर के था, तो लगातार 60% उस शैक्षणिक संस्थाओं में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या 60% कम हो गई है। और दूसरी ओर आप देखिए कि 5 गुना बजट अब तक वृद्धि हो चुकी है। और मेरे सरदारपुर विधानसभा में तो ये हालत है कि 3 स्कूल जो भवन विहीन है, वो 40 भवन आज भी जर्जर है। मैं स्कूल शिक्षा मंत्री के कहने से हर बार भवनों को दुरुस्त कराया जा रहा है। आप देखिए, मेरे वहाँ विधानसभा में चल करके मैं शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रण देता हूँ, इंद्र सिंह परमार जी को आमंत्रण देता हूँ, उदय प्रताप सिंह जी को आमंत्रण देता हूँ वो आए और देखें। जी आए और देखें मेरे। ठीक है।
जो प्रोटेस्ट है वो जनता के अधिकारों के सामने से आप देख रहे हैं कि सरकार सदन के अंदर कैसे झूठे जवाब देती है। सरकार बहस से बचती है, चर्चा से बचती है। वो मंत्री किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, गुमराह किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोटेस्ट है किसानों के, चाहे बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए जिस प्रकार से घटनाएं घटी सिरप की, चाहे गठरीवाड़ा हो, कई जगह हॉस्टलों के अंदर ढंग से खाना नहीं मिलता, नवजात शिशु को चूहे खा गए, ऐसे तमाम मामलों को लेके हम लोगों ने प्रयास किए। कल हमने बंदर के हाथ में उतरा, सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई निर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता वैसे चलाती। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसान, युवा। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये बंदर के हाथ में उस्तरे से हर वर्ग को कैसे उस्तरा चला रही है ये, और आप तो मीडिया पे भी उस्तरा चलाती रहती है ये सरकार। हाँ, सर लगातार पीछे आज बीजेपी विधायकों ने प्रदर्शन किया है कि हमारे साथ 2 साल बेमिसाल, और तख्तियाँ लेके बताया कि हमारे मोहन सरकार के साथ 2 साल बेमिसाल। कांग्रेस से वो हाथ छीन लिया जो प्रदर्शन को रोज करते थे, आज बीजेपी तख्तियाँ लेके पहुंच गई। मैं उनकी बधाई देता हूँ कि कम से कम कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई मोहन की सरकार जी को बताने के कि हकीकत क्या है। अंदर तो जो भी मंत्री खड़ा होता है उत्तर देने के लिए 2 नाम जरूर लेता है, मोहन यादव जी की सरकार और हमारे नरेंद्र मोदी जी की। जनता के बीच में क्या है उसका कोई लेना नहीं। आज उन्होंने उपलब्धियां गिनाई बाहर, बहुत अच्छी उपलब्धियां हैं कि हमारा मंत्री नहीं सुनता, मुख्यमंत्री नहीं सुनता और अधिकारी तो सुनता ही नहीं। सर बीजेपी विधायकों ने ज़्यादातर अपनी सरकार के खिलाफ सवाल रखा तो पेपर भी पढ़ा मैंने जी, ज़्यादातर, लेकिन विपक्ष का रहता है कि विपक्ष लगा, लेकिन विपक्ष की जगह देखो संख्या के हिसाब से लगते हैं। हम 40 लोगों ने सवाल लगाए, वो 160 है, 64 65 लोग हैं, उसमें से 30 मंत्री 130, 1/3 2/3 तो ऐसे ही हैं, तो उनके प्रश्न तो ऐसे हैं, रोटेशन से आता है। तो धन्यवाद। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और सरकार विकास का पर्याय बनकर उभरी है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जिस तरह का ये काम चल रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देखा है, उसमें मध्य प्रदेश भी अग्रणीय भूमिका निभा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार विकास की गाथा लिखी जा रही है। आज हम सब लोग उसी विकास के मॉडल के साथ इस विधानसभा के अंदर प्रस्तुत हुए हैं। देखिए, एसआईआर सबके लिए महत्वपूर्ण है और पुनरीक्षण और शुद्धिकरण मतदाता सूची का चल रहा है। निश्चित तौर पर मैं आम नागरिकों से आपके माध्यम से आग्रह करता हूं कि एसआईआर के काम में अपनी भूमिका निभाएं और अपनी मतदाता सूची का शुद्धिकरण करें। अगले 3 सालों को लेकर बैठक में किस तरह का अगले 3 साल हमारे विकास के ही होंगे। विजन है हमारा और विजन के साथ हम मिशन लेकर काम कर रहे हैं कि हमको अपने क्षेत्र का और उत्तर मध्य विधानसभा का विकास की गाथा लिखनी है। उसी में हम 5S पे काम कर रहे हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और संस्कार है। इसीलिए उत्तर मध्य विधानसभा और मध्य प्रदेश के विकास की गाथा लिखने का काम डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग कर रहे हैं। अरे कांग्रेस तो त्रिलोकी भ्रष्टाचार की सरकार रही है, जिसने 2G स्पेक्ट्रम के नाम पर आकाश में घोटाला, जमीन के नाम पर जमीन घोटाला और कोल के नाम पर पताल का घोटाला करने वाली कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस क्या बात करेगी भ्रष्टाचार की, जो खुद आकंठ भ्रष्टाचार पर डूबे हुए कांग्रेस और कांग्रेस के नेता हैं। विश्व मृदा दिवस के मौके पर आज लखनऊ स्थित कृषि भवन के ऑडिटोरियम में एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। उन्होंने मृदा संरक्षण और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन का सतत कृषि की मूल आवश्यकता बताते हुए किसानों से वैज्ञानिक तरीकों से अपनाने की अपील की। प्रदेश भर के कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और कृषि
प्रक्षेत्रों में आज किसानों के लिए जागरूक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मृदा परीक्षण, जैविक खेती और पोषक तत्व प्रबंधन पर विशेष जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने मृदा संरक्षण की अभिनव पहलों को प्रदर्शित करने वाले विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया और वही कई विश्वविद्यालयों और स्कूलों के छात्र छात्राओं ने भी इस अवसर पर अपनी सीख और अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मृदा स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करना और सतत खेती को बढ़ावा देना है। सर इधर सर थोड़ा सा थैंक यू। तो आमने सामने को हम लेके इनको हटा देते हैं। फिर इस प्रक्रिया को हम 3 से 4 बार करते हैं। लगभग 500 ग्राम मिट्टी हम एक पैकेट में देते हैं। इसको किसान के बाद इसका नाम उसका मोबाइल नंबर और बताने के लिए इसको भी घर में भेजा जाता है। आगे इसमें बारकोड भी है। ब्रेक के बाद और एक बार फिर से स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन का बड़ा अभियान चल रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ऐसे भी सभी लोगों को डिटेक्शन सेंटर भेजा जाए और उनकी पहचान की जाए और प्रक्रिया तेज हो जाए। इसी अभियान के तहत लखनऊ में मेयर सुषमा खरकवाल भी लगातार सक्रिय है और मेयर का कहना है कि नगर निगम के रिकॉर्ड में उन्हें स्पष्ट जानकारी है कि कहाँ से ऐसे लोग रह रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग खुद को असम का निवासी बताकर पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ के नहीं है। मेयर सुषमा खरकवाल ने कहा कि ऐसे लोगों को सिर्फ डिटेंशन सेंटर भेजने का नहीं बल्कि लखनऊ से बाहर करने का अभियान चलाया जा रहा है। मैम, बांग्लादेशियों के खिलाफ जिस तरीके का एक्शन सरकार ले रही है और आप पहले से ही उनके खिलाफ लगातार एक्टिव रही हैं, ऐसे में नगर निगम की टीमें जो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत छापेमारी कर रही हैं, आज की क्या क्या प्रक्रिया रही है? आज मैं गुडम्बा थाने के पीछे बहादुरपुर गांव है, वहां गई थी। वहाँ एक पार्क का मालिक है कि हमारे 4 भाइयों की ज़मीन है जिसमें एक ने कब्जा करके काम किया है। तो वहाँ पे ज़्यादातर सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी थे। सब आसाम का अपना बता रहे थे कि हम आसाम के हैं। कुछ लोग कुछ भी कागज़ नहीं दिखाए, जो दिखाए भी हैं कुछ कागज़ वो फर्जी हैं, वो आधार ओरिजिनल नहीं है। सब कोई बरपेटा गांव का बताते हैं जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़ा हुआ है और उस गांव की आबादी कोई खास ज़्यादा नहीं है, लेकिन हर कोई उस गांव का अपने आप को बताता है। मैम, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने भी आदेश कर दिया है 17 नगर निगमों को, अब क्या प्लान ऑफ एक्शन रहेगा? किस तरीके से टीमें वर्क करेंगी? मेरे पास सभी जोन में कहाँ पे कितनी झोपड़ियाँ हैं सारा रिकॉर्ड है। मैंने पिछले साल दिसंबर में जब इन्होंने मेरे महिला अधिकारी पे आक्रमण किया था
उसी समय मैंने अभियान चलाया था, 50 परिवार को उसी समय बाहर किया था, लखनऊ से बाहर। डिटेंशन का क्या प्लान रहेगा इनका? वो जिला प्रशासन और पुलिस का है। मैं तो जहाँ पे ये वहीं पे जाके इनको भगा रही हूँ, और बाकी प्रशासन आगे क्या करेगा वो तो प्रशासन का मैटर। मैम, अब सर्दी बढ़ रही है, कोहरा हो रहा है, रैन बसेरा को लेकर के किस तरीके की लखनऊ नगर निगम की तैयारियां हैं? रैन बसेरा कुछ तो हमारे स्थायी हैं, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन सर्दियों में हमेशा हम 2-3 महीने के लिए 3 महीने के लिए अस्थायी रैन बसेरा बनाते हैं, जो बन भी रहा है इस समय, और जो कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा। रैन बसेरा ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा। सिंगरौली में पेड़ों का कटाई और सरकार द्वारा बिजली खरीद जैसे गंभीर मुद्दों पर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक विक्रांत भूरिया ने आरोप लगाया कि सिंगरौली के जिरोली कोल ब्लॉक में बड़े पैमाने पर अवैध तरीके से पेड़ काटे जा रहे हैं और स्थानीय आदिवासियों के आर्थिक सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। विक्रांत भूरिया का दावा है कि जिरोली कोल ब्लॉक को 2023 में केंद्र सरकार की 5वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने इससे खोला और इससे अदानी समूह को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस क्षेत्र में 6 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं और PESA कानून की खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है। भूरिया ने यहां भी कहा कि विरोध करने वाले आदिवासियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और उन्हें जेल भेजा जा रहा है या जिला बदर किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने बिजली खरीद पर भी सरकार को घेरा। उनका कहना है कि जब राज्य के पास सरप्लस बिजली उपलब्ध है तो फिर सरकार महंगी बिजली खरीद कर सस्ती में बेच रही है और इसके पीछे कमीशन का बड़ा खेल चल रहा है। सरकार के जवाब में असंतोष कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया गया। किस तरह से सरकार का ध्यान आकर्षण किया उसे लेकर? देखिए, मैं जो प्रोटेस्ट है वो जनता के अधिकारों के प्रोटेस्ट है। आप देख रहे हैं कि सरकार सदन के अंदर कैसे झूठे जवाब देती है। सरकार बहस से बचती है, चर्चा से बचती है। वो मंत्री किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, गुमराह किया जाता है। मैं समझता हूँ कि जो प्रोटेस्ट है किसानों के, चाहे बच्चों के, नवजात बच्चों के लिए जिस प्रकार से घटनाएं घटी, सिरप की, चाहे कट्ठीवाड़ा हो, कई जगह हॉस्टलों के अंदर ढंग से खाना नहीं मिलता, नवजात शिशु को चूहे खा गए, ऐसे तमाम मामलों को लेके हम लोगों ने प्रयास किए। कल हमने बंदर के हाथ में उतरा, सरकार जिस प्रकार से निर्णय लेती है, लैंड पूलिंग एक्ट में किसानों हमने विरोध किया था, आज सरकार को उसको लेना पड़ रहा है। तो सरकार के ऐसे कई अनिर्णय की स्थिति है, तो हम कह सकते हैं कि सरकार जैसे बंदर के हाथ में उस्तरा होता वैसे चलाती। तो युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, ओबीसी आरक्षण पे सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि क्या करना है, विड्रॉ करना है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर पा रही। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, किसान, युवा, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ये बंदर के हाथ में उस्तरे से हर वर्ग को कैसे उस्तरा चला रही है ये, और आप तो मीडिया पे भी उस्तरा चलाती रहती है ये सरकार। थैंक यू। उसके बाद बीजेपी कह रही है कि ये सिर्फ दिखावा करते हैं। देखिए, हमने लगातार हर दिन बहुत गंभीर मुद्दे उठाए। चाहे किसान को लेकर हम बात करें तो जिस प्रकार से अतिवर्षा के बावजूद जो नुकसान हुआ है फसलों में, चाहे फसल मक्का की हो, चाहे फसल धान की हो, लेकिन नुकसान के होने के बाद भी भाजपा सरकार ने पर्याप्त मुआवजा नहीं दिया किसानों को। किसान आज आक्रोश में है, लेकिन भाजपा ने इसको स्वीकारा नहीं है, ना उनका सहयोग किया है। हमने मुद्दा उठाया साइंस हाउस का, जिसमें आप कल्पना करो, जिस राज्य में जनसंख्या आबादी 7 से 8 करोड़ के बीच में है, उसी राज्य में इस कंपनी ने 3 साल में 12 करोड़ लोगों की ब्लड टेस्ट करा दिया। 12 करोड़ लोगों की ब्लड टेस्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ? 900 करोड़ का भुगतान हुआ इस कंपनी को। इसमें मेरा ये आरोप है कि जो कंपनी L1 L2 आई, दोनों ने मिलके फिर उसके बाद काम ले लिया, जो बिल्कुल
गैर कानूनी है। तो ये सब मुद्दे ऐसे हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि आज पूरे हमारे मध्य प्रदेश में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है। सरकार को ना परवाह है किसानों की, सरकार को ना परवाह है युवाओं की, और हर वर्ग कहीं ना कहीं आज के समय भाजपा से पीड़ित है। लखनऊ के गोमती नगर स्थित लोहिया पार्क में 6 और 7 दिसंबर को आयोजित होने जा रहा है डेसच 2025 भारतीय लोक कला उत्सव, एक भव्य सांस्कृतिक आयोजन जिसका उद्देश्य देश के लोक कलाओं, लोक संगीत और पारंपरिक संस्कृति को एक मंच पर लाना है। इसी को लेकर आज लोक गायिका मालिनी आस्था लखनऊ के अनुमत धाम पहुंची, जहां कार्यक्रम का आधिकारिक पोस्टर लॉन्च किया गया। इसी दौरान कलाकारों की नौका शोभा यात्रा भी निकली गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोक कलाकार शामिल हुए। देशज उत्सव में देश भर से आए लगभग 300 लोक कलाकार अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम का मुख्य फोकस जनजातीय एवं ग्रामीण लोक नृत्य, लोक संगीत, परंपराएं, हस्तशिल्प और कला बाजार, क्षेत्रीय व्यंजनों का विशेष जोन और युवा कलाकारों के लिए प्रेरणादायी मंच होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मालिनी आस्था ने बताया कि यह आयोजन सोन चेरैया संस्था द्वारा किया जा रहा है, जो पिछले 15 वर्षों से देश की लोक कलाओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि देशज उत्सव सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है, जिसका उद्देश्य भारत की लोक परंपराओं को उनके प्रेरणानिक रूप में स्थापित करना है। लखनऊ में पिछले 4 वर्षों से लगातार हो रहा यह आयोजन भारतीय लोक जीवन की विविधता और समृद्धि को एक ही मंच पर प्रस्तुत करने का एक सार्थक प्रयास माना जा रहा है। भी देंगे, बेल्स भी देंगे, सिंबल भी देंगे, उसी के अनुसार भी कलरी के हुए और उसके अलग फुटवर्क है, अलग भाषा है, अंग का भी फुटवर्क, पाद का भी, तो चलन अलग सब अलग देखेंगे है। और उग्र रूप भी है। हमारे बीच में दयालदा है। मालिनी जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं केरल की हूँ लेकिन दिल्ली सेटल्ड हूँ। तेयम हमारी केरल की रिचुअल आर्ट फॉर्म है, जो हर अनेक तेयम है, ऐसे हज़ारों तेयम है जो कोई फैमिली से जो तेयम ही करते हैं, और उनका अभी उनका सीज़न है, तो हर रोज़ उनको 2-3 तेयम चलता रहता है। ये मौसम है, ये मौसम है, बहुत व्यस्त है सभी कलाकार, और हर रोज़ उनका आपने देखा होगा बहुत बड़ा मुकुट होगा, वो पूरा अग्नि और सब्जे के और अग्नि में चलता भी है, और उनको कलरी और पूजा की विधि उनका परफॉर्मेंस होता है, अनुष्ठान तो जो उनके परिवार में पिता करते थे तो लड़का भी करता है। अभी भी आज भी वही फैमिलीज चलता है, और आज ये एक सीजन होता है 6-7 महीने का, उनको बहुत व्यस्त रहता है, उसके बाद उनको कुछ खाली रहते हैं, इसी समय करते हैं। मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगी कि थेयम कलाकारों से बातचीत भी कीजिएगा कि ये किस प्रकार की कला है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में जो है ना कि सिर्फ गाने बजाने मनोरंजन के लिए कलाकार है, कैसे कला पूजा है। तो एक तो आप देखेंगे थेयम तो पूजा है उनका, उनके साथ हनुमान जी के धाम में हम लोग यहाँ पर बैठ करके बात कर रहे हैं, गोमती के किनारे, और लखनऊ यानी लक्ष्मणपुरी, वहाँ पर हनुमान जी के आशीर्वाद से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अब की बार हम लोगों ने तय किया यहाँ पे करेंगे। हर बार आपको लोहिया पार्क में बुलाते हैं। आप सभी जानते हैं कि सोन चिरैया का ये 15 साल पूर्ण हुए नवंबर में। 15 साल हो गए संस्था को बने हुए, और तब ये लगता था कि सस्टेन करना मुश्किल होगा, कार्यक्रम कैसे होंगे, कैसे करें, क्योंकि मैं खुद बहुत व्यस्त एक बतौर कलाकार थी। और 10 साल जब पूर्ण हुए तो उसकी पूर्णता पे देशज का उत्सव हम लोगों ने किया, जिसका ऐसा सुंदर हम लोगों को रिस्पॉन्स मिला कि वो हर साल की अनिवार्यता बन गई कि सबने कहा कि हर साल आप देशज करिए। तो कितने भी व्यस्त रहें, कैसे भी रहें, ये प्रभु की सबकी कृपा है, देश भर के कलाकारों का आशीर्वाद है कि हम देशज कर पाते। तो इस बार सोन चिरैया का 15वां साल, देशज का 5वां साल, वही उसी जगह लोहिया पार्क में ही शाम 4 बजे से 6 और 7 दिसंबर को आरंभ हो रहा है, संपन्न होगा। और
इस बार 2 बातें खास हैं कि गायक हैं, साथ में अब की बार घूमर राजस्थान का पहली बार आ रहा है। पंजाब के कई हमारे पास कार्यक्रम आए हैं, लेकिन पहली बार गिद्धा लेकर के आ रहे हैं। इस बार सबसे ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं कि भोजपुरी का जो कालजयी नाटक है, गे नाटक, फोक थिएटर है विदेशिया। भिखारी ठाकुर जी ने विदेशिया लिखा था प्रवासन की पीड़ा पे, कि अपना गांव छोड़कर जो 2 रोटी कमाने के लिए कलकत्ता जाता है, उसकी पत्नी जो पीछे छूट जाती है प्यारी, और वहाँ सुंदरी उसको जब मिलती है दूसरी नायिका, कैसे उस जीवन में सामंजस्य होता है। तो संजय उपाध्याय जी, जिनका NSD के हैं, बहुत ही एस्टैब्लिश्ड है, इसके 2000-3000 शो हो चुके हैं। 7 तारीख का समापन भिखारी ठाकुर के विदेशिया से कर रहे हैं, तो जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं ज़रूर इसको देखने आए। इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं गोंडमारी। गोंडमारी जो कला है, आप इसी से समझ लीजिए भैया कि जब उन कलाकारों को आना होता है तो उनको दंतेवाड़ा जगदलपुर से रायपुर आने में उनको पूरे 12 घंटे लगते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए होम टीवी भारत।